हेलो व्यूअर्स। आज हम रशिया के जिस फाइटर जेट के बारे में बात करने जा रहे हैं उसको SU-35 कहते हैं। ये रशिया का टॉप ऑफ द लाइन एयरक्राफ्ट है, यानी कि जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर होते हैं जिस तरह रशिया के SU-57 है, उससे पहले जो इनका टॉप ऑफ द लाइन एयरक्राफ्ट प्रेजेंटली है वो SU-35 है। यानी कि आप कह लें कि जो स्टेटस अमेरिकन एयरफोर्स में, US एयरफोर्स में F-15 का है, वही स्टेटस आप कह सकते हैं कि SU-35 का रशियन एयरफोर्स में है। इसको नेटो में फ्लैंकर ई और फ्लैंकर एम भी कहते हैं। फ्लैंकर तो जनरली जो SU-27 जहाज़ था उसका पहला निकनेम था, और इसकी हिस्ट्री भी इसी तरह से है कि SU-27 का जो थोड़ा इम्प्रूव वर्जन बना, जिसे SU-27M कहते थे, वो 12 जहाज़ बनाए गए, और इस उसी एयरफ्रेम की बेस पे SU-35 जब फर्दर इतनी मॉडिफिकेशंस हो गई कि उसको एक नया नाम दिया जाए, तो उसको SU-35S का नाम दिया गया। तो SU-27M की वजह होने की वजह से इसकी हिस्ट्री थोड़ी इस तरह से पुरानी है कि वो जो 12 एयरक्राफ्ट बने थे, वो उसका SU-27M का पहला जो फर्स्ट फ्लाइट थी वो 28 जून 1988 को थी, और ये 1987 से लेके 95 तक इन प्रोडक्शन रहा है SU-27M जो है, और टोटल 12 जहाज़ बने। और ये जो SU-35S मॉडल जिसे कहते हैं, जो ये 2007 से आज तक प्रोडक्शन में है। फॉर्मली इसको फरवरी 2014 में इंट्रोड्यूस कराया गया, और फर्स्ट फ्लाइट इसकी थी 19 फरवरी 2008 को। एक्चुअल में 2003 में जो इसका मैन्युफैक्चर है सुकुई, वो उसने इसकी डीप मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट में गया, जिसमें इसकी इतनी अपडेट्स की गई कि फाइनली ये SU-35 की शक्ल में आ गया। SU-35S पर्टिकुलरली इसको कहते हैं, और ये 151 जहाज़ जो हैं वो प्रोड्यूस किए गए हैं अभी तक, और प्रोडक्शन अभी तक ओपन है। और इसके यूज़र्स में अभी चाइना भी है, उसके बारे में मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। बहरहाल इसकी जो ख़ास बातें हैं SU-35 की, वो ये हैं कि इसका पैसिवली इलेक्ट्रॉनिक स्कैन्ड एरे, जिसे पैसा रडार कहते हैं, वो है, जिसका नाम है, डेजिग्नेशन है N035 इर्बिस ई, जिसका निकनेम है स्नो लेपर्ड। और ये एक और पुराना रडार था जिसकी बेस पे ये आगे फर्दर डेवलप हुआ है, और इसके बारे में कहा जाता है जो इसकी कैपेबिलिटी है कि ये 400 किलोमीटर दूर तक टारगेट को देख सकता है। तो अगर आप इन टॉप ऑफ द लाइन जहाज़ों की कैपेबिलिटी देखें तो एवॉक्स जैसी आप कह लें कि इनके रडार हैं, कि एवॉक्स के करीब करीब इनकी कैपेबिलिटीज़ हैं इन टॉप ऑफ द लाइन जहाज़ों की, डेफिनेटली F-35 की भी और F-15 की भी। तो जो इम्पोर्टेंट इसके रडार की बात है कि वो 400 किलोमीटर तक टारगेट को देख सकता है। फिर ये तीन उन उसमें से जो 30 टारगेट्स हैं उनको ट्रैक कर सकता है, और एट द सेम टाइम उनमें से 8 को निशाना बना सकता है। दूसरा, इसमें सिंथेटिक एपरेचर मोड भी है, जिससे ग्राउंड के इमेज अच्छे, मतलब इसका फ़ायदा ये होता है कि एयरक्राफ्ट जो है वो लो लेवल फ्लाइट भी अच्छे तरीके से कर सकता है, क्योंकि ये सिंथेटिक एपर्चर मोड जो है ये अच्छे तरीके से टेरेन को, जो नीचे टेरेन होता है, उसको देख सकती है, ताकि जहाज़ जो है वो टकराए ना, तो वो बहुत करीब प्रवास कर सकता है इससे। ये मुझे याद है कि S-16 आप कह लें कि वन ऑफ द फर्स्ट एयरक्राफ्ट था जिसके रडार में ये वाली मॉड थी। इसके अलावा इसमें ख़ास तौर पे ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक टारगेटिंग सिस्टम भी हैं, जो कॉकपिट के आगे आपको नज़र आते हैं उसकी नोज़ पे लगे हुए, जिसमें इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक भी है। अच्छा, IRST जिसे कहते हैं, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक,
इसकी ख़ास बात यह है कि आप टारगेट को उसके इंफ्रारेड हीट सिग्नेचर से पैसिवली डिटेक्ट करते हैं, अगले को पता भी नहीं लगता, और क्लोज कॉम्बैट में इसका कई दफ़ा एडवांटेज होता है बड़ा। तो मुझे याद है ये फर्स्ट टाइम मिग 29 पे ये IRST जो है वो सोवियत यूनियन ने टूटने से पहले की बात है। सबसे पहले मिग 29 जब 80s में इंट्रोड्यूस हुआ तो उसमें ये वाला सिस्टम था। और मिग 29 डेफिनेटली अपने वक्त का एक टॉप ऑफ द लाइन जो है ये डिफेंस फाइटर था। इंडिया ने भी अपनी एयरफोर्स में 86 में इसको इंडक्ट किया था। अच्छा, इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम है अपना, जिसको कहते हैं L175M किबिनी एम किबिनी एम। और एक ख़ास बात यह है कि फोर्थ जनरेशन जहाज़ होते हुए भी, बहरहाल आप इसको 4.5 प्लस प्लस कह सकते हैं, इसके में रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल इस पे लगाया गया है इंजन के इनलेट्स पर, यानी कि जहाँ से उसका रडार सिग्नेचर बढ़ता है, और इसकी इंजन के कंप्रेसर की फ्रंट स्टेजेस पर। और इसकी वजह से कहा यह जाता है कि इसका जो फ्रंटल सामने से जो रडार क्रॉस सेक्शन है, RCS जो है, वो तकरीबन आधा हो जाता है। और इसकी वजह से इसे डिटेक्शन रेंज भी एनिमी रडार जो है वो कम से कम हो जाती है, यानी कि देर से नज़र आता है ये एनिमी को। और कहा यह जाता है कि रडार क्रॉस सेक्शन SU-35 का 1 से 3 स्क्वायर मीटर है, बिटवीन 1 to 3 स्क्वायर मीटर्स है। अच्छा, बाकी मल्टी रोल है SU-35 एयर टू एयर मिसाइल भी 300 किलोमीटर तक के, जो रशिया के पास हैं भी एयर टू एयर मिसाइल 300 किलोमीटर मीटर तक के ये फायर कर सकता है। इसके अलावा ओनेक्स जो लॉन्ग रेंज एंटी शिप क्रूज मिसाइल है वो भी लॉन्च कर सकता है, और जितनी भी एयर टू ग्राउंड वेपनरी हो सकती है वो भी ये लॉन्च कर सकता है। इसके जो इंजन है उनको कहते हैं सैटर्न AL41F1S टर्बोफैन इंजन्स। और इसमें थर्स्ट वेक्टरिंग सिस्टम है जिसकी वजह से ये हाईली मैन्योवरेबल है। जाहिर है ये SU-27 पे जो बेस करता है, तो SU-27 थर्स्ट वेक्टरिंग सिस्टम के साथ ही था। उसकी ख़ास बात जो है वो ये थी कि जिसकी वजह से वो सुपर मैन्योवरेबल है। अगर आपने कभी इनके डेमो देखे हों तो सुपर मैन्योवरेबिलिटी का आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से ये सुपर मैन्योवरेबल किस्म के एयरक्राफ्ट हैं, यानी कि हाईली हवा में बहुत अजीबोगरीब किस्म के आप कह लें कि वो कर सकते हैं, जो क्लोज कॉम्बैट में आपको काफ़ी मदद दे सकता है दुश्मन के खिलाफ। ज़ाहिर है आजकल की फ़ाइट में तो कम चांस होगा कि क्लोज में आए ये जहाज़, यानी कि जितने एयर टू एयर मिसाइल उठाए होते हैं तो कम चांस होता है कि क्लोज में आएंगे। लेकिन फिर क्लोज फाइट में ये जो आपकी सुपर मैन्योवरेबिलिटी होती है ये आपको काफ़ी फ़ायदा दे सकती है। अच्छा, इस इंजन की वजह से ये अ, जो है ना सस्टेन किस्म की सुपरसोनिक स्पीड भी मेंटेन कर सकता है थोड़ी देर के लिए। मैं मतलब बगैर आफ्टर बर्नर यूज़ किए किए हुए इस चीज़ को सुपर क्रूज कहा जाता था। ये सबसे पहले मुझे याद है कि जब अमेरिका ने अपना F-22 पहला फिफ्थ जनरेशन फाइटर लॉन्च किया था, तो ये उसकी कैपेबिलिटी सिर्फ उसी में थी उस टाइम पे कि वो सुपर क्रूज कर सकता था। सुपर क्रूज का मतलब ये है कि आप आवाज़ की रफ्तार से ज़्यादा पे जहाज़ उड़े, लेकिन वो आफ्टर बर्नर यूज़ किए बगैर, क्योंकि आफ्टर बर्नर में बहुत ज़्यादा ईंधन एक्स्ट्रा यूज़ होता है। तो जो अच्छे इंजन है आजकल के वो ये सुपर क्रूज, मतलब बगैर आफ्टर बर्नर ऑन किए भी आफ्टर बर्नर जहाज़, तब जिस तरह आप कह लें कि मोटरसाइकिल में गाड़ी में आप इंजन को चोक देते हैं कि अचानक बहुत ज़्यादा फ्यूल फेंकते हैं ताकि वो तेज़ी से अचानक उसकी पिक बढ़े, तो ये काम आफ्टर बर्नर कहा जाता था जेट इंजन में। और इससे फिर फ्यूल भी, जहाज़ तो बड़ी तेज़ी से उसकी स्पीड बढ़ जाती थी, और मतलब वो आवाज़ से कई गुना रफ्तार में चला जाता था, लेकिन साथ ही उसकी फ्यूल जो कंजम्पशन है वो कई गुना बढ़ जाती थी। लेकिन सुपर क्रूज में ये हुआ कि बगैर उस आफ्टर बर्नर के यूज़ किए हुए जहाज़ जो है
वो सुपरसोनिक स्पीड्स, आवाज़ से ज़्यादा स्पीड जो है वो हासिल कर सकता था। बाकी इस SU-35 की बहुत सी स्टोरीज हैं, आप कह लें। जो सीरियन वॉर में भी ये जो है 2015 में जो रशिया वाले सीरिया में डिप्लॉय हुए थे उसमें भी ये इस्तेमाल हुआ है काफ़ी, जिसमें बहुत से वाक़यात हैं। एक एक अगर पढ़ूंगा तो एक अलहदा पूरी वीडियो बन जाएगी। बहरहाल शॉर्टली ये कि बहुत दफ़ा SU-35 ने टर्किश F-16s को और इसराइल के जो जहाज़ हैं उनको कई दफ़ा भगाया उसने उस टाइम पे, जब ये सीरिया में डिप्लॉय थे। यानी कि वो अ, ज़ाहिर है टर्की के एक अपने रीजंस थी कि टर्की को शक था कि अमेरिका जो है वो जिन ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहा है वो टर्की में भी जो है वो अ, जो कुर्द हैं वो ग्रुप वो टर्की में भी टेररिज्म करते हैं, तो टर्की उस चक्कर में अपने ऑपरेशंस भी कर रहा था। उसको इतना कॉन्फिडेंस नहीं था इनमें, अमेरिकन में और दूसरे लोगों ने, कि ये अपने मफाद के लिए टर्की के अगेंस्ट ग्रुपों को भी आर्म कर रहे थे। मफाद यही था कि सीरिया के गवर्नमेंट के साथ लड़ना, लेकिन जिन ग्रुपों को वो आर्म कर रहा था अमेरिका, उसके उसके बारे में टर्किश लोगों को रिजर्वेशंस थी। इसी तरह इसराइली जहाज़ भी दमास्कस में और इधर उधर जब बॉम्बिंग करने आते रहे हैं तो SU-35 को देख के भागे हुए हैं। ये भी काफ़ी वाक़यात मौजूद हैं। फिर यूक्रेन में 2022 के बाद यूक्रेन में भी काफ़ी वाक़यात हैं, जिसमें इन्होंने यूक्रेन के बहुत से जो हैं वो कम से कम 7 एयर टू एयर यानी कि विक्ट्रीज़ हैं SU-35 की। इसके अलावा यूक्रेन की तरफ से भी काफ़ी जो हैं वो ये है कि उन्होंने कहा कि हमने गिरा लिया। एक तो पैट्रियट मिसाइल से उन्होंने गिराया 14 मई 2023 को। फिर दूसरा उन्होंने क्लेम किया 22 मई 2023 को। फिर 28 सितंबर 2023 को वो कहते हैं कि रशिया के अपने S-300 मिसाइल ने उनका SU-35 गिरा दिया। इसके बाद फिर यूक्रेनियन एयर डिफेंस कहते हैं कि हमने दो गिरा दिए फरवरी 2024 में। बहरहाल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडी ये कहता है कि रशिया ने अ, कुछ 5 से कुछ ज़्यादा जो है ना SU-35 जो हैं वो आज तक जो हैं उसके लॉस हुए हैं इस यूक्रेन की वॉर में। अच्छा, चाइना की जहाँ तक बात है, चाइना ने भी इसका ऑर्डर दिया। इनिशियली चाइना को पहले चार जो जहाज़ हैं वो दिसंबर 2016 में मिले, ये SU-35 जो हैं। और फिर उसने सेकंड बैच 10 का 2017 में लिया, और फिर दूसरा बैच 2018 में 10 का लिया। तो 10 और 10 20 और 4 24, टोटल 24 हैं चाइना के पास। बहरहाल ये है कि चाइना के पास इस टाइम पे अपने J-16 जैसे ऐसे जहाज़ मौजूद हैं कि रशियंस का भी ख्याल है और ख़ुद चाइनीज़ का ख्याल है कि इसके बाद वो फर्दर कोई ऑर्डर नहीं देंगे, क्योंकि चाइना अब इस लेवल के अपने जहाज़ भी बना रहा है। उसको ज़रूरत नहीं है फर्दर जो है वो रशिया से लेने की। तो अभी तक इन्वेंट्री इस तरह से है कि चाइना के पास 24 जहाज़ हैं ये वाले, और रशिया के पास जो हैं वो 2022 तक जो हैं वो 110 जहाज़ थे इस तरह के। बाकी ये जहाज़ मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि टॉप ऑफ द लाइन जहाज़ों में से है। फोर्थ जनरेशन का जो टॉप ऑफ द लाइन होता है, इसका ग्रॉस वेट जो है वो 25,300 kg है। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 34,500 kg है। और स्पीड ये मैक्सिमम मैक 2.25 पे जा सकता है। इसके अलावा ये है कि रेट ऑफ क्लाइंब इसका 55,000 फीट पर मिनट है। कॉम्बैट रेंज जो है वो 1600 किलोमीटर है। सर्विस सीलिंग 59,000 फीट तक जा सकता है। अ, वैसे नॉर्मल जो दूसरी रेंज है वो 3,600 किलोमीटर है। कॉम्बैट जो है वो 1,600 किलोमीटर है। इसके अलावा इसमें एक 30 mm की एक कैनन है जिसमें 150 राउंड है। वो तो टोटल पूरा करने के लिए, आपको पता है असल वॉर में आजकल की कैनन का इस्तेमाल जो है
वो कम ही चांस होता है उसका। बाकी हर तरह के एयर टू एयर मिसाइल रशिया के जो लॉन्ग रेंज वाले हैं वो भी उठा लेता है, जिसमें R-27 के वर्जन है, R-73 है, R-77 है, R-74 है, R-37 है। इसके अलावा एयर टू सरफेस में भी हर तरह के जो KH सीरीज़ है उसके मिसाइल उठा लेता है। KH-29 हो गया, इसके अलावा 3M-14AE हो गया। एंटीशिप मिसाइल हर तरह के, जिनमें KH-31 भी शामिल है, KH-59, P-800 ऑनेक्स, जो ये काफ़ी लॉन्ग रेंज के हाई परफॉर्मेंस किस्म के एंटी रेडिएशन मिसाइल भी उठा सकता है, KH-31 और KH-58। इसके अलावा हर तरह के बॉम्ब्स। बाकी इसमें जिस तरह मैंने बताया, वानिक्स में जो इसका ख़ास चीज़ है वो इसका इरबिस ई पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार है। इसके अलावा इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम है, जिसे OLS-35 कहते हैं। इसके अलावा इसका अपना इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम है, जिसको L175M हिब्बिनी M कहते हैं। तो ये है सब कुछ SU-35 के बारे में। कोई आपका क्वेश्चन फर्दर हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। टेक केयर। बाय।